नमस्कार साथियों, मैं शंकर सतन साहिब प्राध्यापक सार्थक पहल बदलाव हमसे में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 18 आपातकालीन उपबंध। जी हाँ, आपातकालीन उपबंध जो कि संविधान के भाग 18 में है और जर्मनी के संविधान से प्रभावित है। ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 18 की बात करें तो अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन प्रावधान अभिलिखित है। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं और संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा प्रदान करना है। तो स्पष्ट है कि आपातकालीन उपबंध जो है संविधान के भाग 18 में है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक है। और इनका उद्देश्य क्या है? देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। स्पष्ट बता दूं कि ये जो आपातकालीन जो शक्तियां है, ये भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। आपातकाल की जो घोषणा की जाती है वो भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंध है। तो सबसे पहला है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकालीन उपबंध जो है अनुच्छेद 352। फिर है अनुच्छेद 356। दूसरा जो आपातकालीन उपबंध है वो अनुच्छेद 356 है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा, जिसे हम राज्य आपातकाल अथवा संवैधानिक आपातकाल कहते हैं। राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल। तीसरा है भारत की वित्तीय स्थायित्व तथा साख के खतरे के लिए अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। तो आपातकाल 3 प्रकार का, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति आदि के कारण, अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता जिसे राज्य आपातकाल कहते हैं, और तीसरा है अनुच्छेद 360 जिसके तहत जो है वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब हम संवैधानिक उपबंध जो है एक एक तरफ से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कब से है? तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। प्रेरित कैसे है? जर्मनी के बाइमर संविधान से है, लेकिन ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं और भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360 में स्थित है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कैसे की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन कब? मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से। मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से। किस स्थिति में की जाती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर। क्या? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने के 1 माह के भीतर संसद को विशेष बहुमत से स्वीकृति देना चाहिए। विशेष बहुमत हमने पढ़ लिया। विशेष बहुमत मतलब उपस्थित सदस्यों के और मत देने वाले सदस्यों के साथ ही कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। संसद के कुल सदस्यों के तथा उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा इसे स्वीकृत करना आवश्यक है। एक बार में 1 वर्ष से लेकर अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती
सकती है। आपातकाल की जो अवधि है एक बार में 1 वर्ष से लेकर अधिकतम 30 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन समाप्त यदि करना है तो लोकसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल समाप्ति की घोषणा की जा सकती है। देखो, आपातकाल लागू करने के लिए संसद का मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक है और उसके 1 माह के भीतर संसद के विशेष बहुमत द्वारा स्वीकृति लेना आवश्यक है। लेकिन जब इसे समाप्ति की घोषणा करना हो तो लोकसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा समाप्ति की घोषणा की जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह बोला गया है कि आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अब हम इसे और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 352 वाला ही, मैंने स्लाइड बदल दी है लेकिन फिर भी आप उसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि ये अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल कैसे, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत में या इसके किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। मूल संविधान में पहले सशस्त्र विद्रोह शब्द था, लेकिन अब वहां पर आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया है। पहले क्या था? सशस्त्र विद्रोह, और अब क्या है? आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया है। और आंतरिक 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972, ये भी याद रखेंगे। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। एक एक पॉइंट हमें नोट करना है। कब कहा था? मिनर्वा मिल्स मामला 1980, और उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं कर सकता जब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव उसे न भेज दे। ये हम शुरुआत में ही चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए लिखित मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक है। ठीक, अब इसका प्रभाव क्या होगा? अनुच्छेद 352 के तहत यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उसका प्रभाव क्या होगा? तो हम देखें कि केंद्र को किसी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, चाहे किसी भी सूची से संबंधित हो। केंद्र को किसी राज्य की किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यद्यपि राज्य सरकार को निलंबित नहीं किया जाता, राज्य सरकारें बनी रहती है, फिर भी केंद्र को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। यदि हम विधायी प्रभाव यदि देखें तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यद्यपि राज्य विधायिका की विधायी शक्तियां निलंबित नहीं होती। याद रखते जाएंगे बराबर, राज्यसभा की विधायी शक्तियां निलंबित नहीं होती, फिर भी केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। लेकिन यदि ऐसा कोई कानून बनाए तो आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक ही प्रभावी रह सकते हैं। 6 माह तक ही प्रभावी
रह सकते हैं। और यदि इस अवधि में आपातकाल संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति महोदय जो है राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक, अनुच्छेद 352 के तहत यदि आपातकाल की घोषणा की गई है और संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अब वित्तीय परिस्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अनुच्छेद 352 के तहत यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाए तो वित्तीय मामलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है और ऐसे आपातकाल जो है वो वित्त वर्ष की समाप्ति पर जारी रहते हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लोकसभा के कार्यकाल को इसके सामान्य कार्यकाल मतलब 5 वर्ष जो उसका सामान्य कार्यकाल होता है, तो संसद द्वारा विधि बनाकर इसे एक समय में 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कितनी भी बार, एक वर्ष के लिए वो जितनी बार चाहे उतनी बार उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। ठीक, एक बार में 1 वर्ष के लिए कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं। लेकिन उपरोक्त दोनों कार्यकाल जो है, दोनों आपातकाल है, दोनों जो कार्यकाल चाहे लोकसभा का हो या राज्य विधानसभा का हो, आपातकाल की समाप्ति के बाद अधिकतम 6 माह तक ही लागू रह सकता है, उससे अधिक नहीं। आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक लागू हो सकता है, उससे अधिक नहीं। इसके बाद यदि हम देखें तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का क्या होगा? ये संविधान में जो है जर्मनी से लिया गया है कि मूल अधिकारों पर आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए हमें अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में जाना पड़ेगा। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 358 तथा अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव की हम बात करते हैं। तो अनुच्छेद 358 क्या बोलता है? इस स्लाइड में भी हमने लिखा हुआ है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के स्वतः निलंबन से संबंधित है। स्वतः निलंबन से संबंधित है। क्लियर हो गया? अनुच्छेद 358 क्या बताता है कि अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार जो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। और अनुच्छेद 359 क्या बोलता है? मूल अधिकार निलंबित नहीं होते, मूल अधिकार निलंबित नहीं होता बल्कि उनका लागू होना निलंबित होता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 ये अधिकार निलंबित नहीं होते। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं, निलंबित नहीं होते हैं। बात क्लियर हो गई? तो अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 क्या लिखा है? संघ का यह कर्तव्य होगा, इसी स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 355। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण एवं अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। हम बात करते हैं
अनुच्छेद 352 के तहत अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है अक्टूबर 1962, पहली बार जो है अक्टूबर 1962 से लेकर जनवरी 1968 तक, अक्टूबर 1962 से लेकर जनवरी 1968 तक चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेपा क्षेत्र पर हमला करने के कारण पहली बार यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। उसके बाद दूसरी बार दिसंबर 1971 से 1977 तक पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण, और तीसरी बार जो है 1975 से 1977 तक आंतरिक अशांति के कारण। तो अभी तक भारत में अनुच्छेद 352 के तहत 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, 1962, दूसरी बार 1971 और तीसरी बार 1975। 1975 से मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति की राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार के समाधान हो जाने पर कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना संभव नहीं है, तब राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल या राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। और ये प्रावधान काय में दिया हुआ है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 क्या बोला मैंने? किसी राज्य में संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है, और इसे सामान्य रूप से क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, राज्य आपातकाल भी कहते हैं, और संवैधानिक आपातकाल भी इसी को कहा जाता है। याद रखना, संवैधानिक आपातकाल कब? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि वह आश्वस्त है कि वह स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन नहीं चला सकती है, और यह राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर कर सकता है या अन्य विवरण के आधार पर भी यह प्रतिक्रिया कर सकता है। अनुच्छेद 365 में भी एक प्रावधान दिया हुआ है इससे संबंधित, याद रखना। अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल रहता है तो वह राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि उस स्थिति को संभाले जिसमें अब राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप नहीं कर सकती है। क्लियर हो गया? तो यदि पूरे भारत में अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 356 का प्रयोग 100 से अधिक बार किया जा चुका है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग 100 से अधिक बार किया जा चुका है, और औसतन प्रत्येक वर्ष में 2 बार लगभग इसका प्रयोग हो ही जाता है। औसतन वर्ष में लगभग 2 बार इसका प्रयोग हो ही जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया था। सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रयोग जो है सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में किया गया था, और अब तक लगभग सभी राज्यों में 1 अथवा 2 बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। इसका प्रयोग किया जा चुका है। हम अनुच्छेद 357 को पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की विधायी शक्तियां राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। अनुच्छेद 358 हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि इसके तहत मूल अधिकार जो है स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 359 हमने पढ़ लिया
कि मूल अधिकार निलंबित नहीं होते, बल्कि उनका लागू होना निलंबित होता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो मूल अधिकार दिए हैं वो निलंबित नहीं होते हैं। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात कर रहे हैं, वित्तीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में आज तक एक भी बार नहीं की गई है। तो मित्रों, आज हमने संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 के तहत जो वित्तीय जो राष्ट्रपति महोदय को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं उसका उल्लेख किया है। ये मूल रूप से संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। तो मित्रों, ऐसे ही सार्थक जानकारी प्राप्त करने के लिए सार्थक पहल का हिस्सा बनिए। सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।